से संबंधित यानी कौन कौन से प्रश्न हैं, या उनका जीवन कहाँ यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके जीवन के संबंधित कौन कौन से मूल बिंदु हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते हैं। तो आज है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक, तो आज हम अपने इस क्लास में पढ़ेंगे क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ेंगे। तो पहले हम इनका देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था। तो यानी इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म यानी जो है 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को। ठीक, 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार, ठीक है ना, बिहार राज्य के मुंगेर जिले, ठीक, यानी मुंगेर जिले के सिमरिया, ठीक है ना, यानी क्या है, जिले के सिमरिया गांव में। ठीक, यानी बिहार जिले के सिमरिया गांव में। तो यहाँ पर देखिए इनका जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले का सिमरिया गांव में। ठीक है, यानी सिमरिया गांव में। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यानी दूसरा जो तथ्य है वह है पिता का नाम, यानी इनके पिता का नाम क्या था। पिता का नाम, तो पिता का जो नाम है वह क्या है, रवि सिंह। पिता का नाम रवि सिंह, यानी ये क्या थे, एक किसान थे। रवि सिंह इनके पिताजी क्या थे, एक किसान थे, कृषक थे। ठीक, और माता कौन थी, तो माता का नाम, यानी इनकी जो माता थी, माता का नाम मनरूपा। ठीक, पिता, माता का नाम जो था वो क्या था, मनरूपा। यानी मनरूपा इनकी कौन थी, मनरूपा देवी। आप आगे लिख दीजिए मनरूपा देवी, यानी मनरूपा देवी जो थी इनकी माँ थी, किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। अब इनके थोड़ा और विशेष तथ्य में हम देखते हैं इनकी शिक्षा क्या थी। इनकी शिक्षा, यानी इनकी जो शिक्षा थी वो क्या थी, ये बीए उत्तीर्ण थी। बीए उत्तीर्ण, यानी बीए की परीक्षा क्या किया था, उत्तीर्ण कर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक, यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया था। तो यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ा हम लिख लेते हैं, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर। ठीक, यहाँ पर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके, ठीक, उत्तीर्ण कर यानी क्या, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया था। ठीक, प्रधानाध्यापक, ठीक, यानी प्रधानाध्यापक का कार्य किया था। मतलब क्या, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया था, यानी प्रधानाध्यापक का कार्य किया था। या यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा के प्रधानाध्यापक पद पर, ठीक, यानी प्रधानाध्यापक पद पर कार्य किया था। आगे समझ लीजिएगा, यानी प्रधानाध्यापक पद पर क्या किया था। तो यहाँ पर तो क्या है, थोड़ा इसके आगे और लिख लीजिए, कार्य किया था, प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया था।
ठीक, उसके बाद और जो है यानी सन 1952 ईस्वी में ये क्या है, भारतीय यानी क्या है, यानी सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के ये सदस्य भी मनोनीत किए गए, तो इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं बिहार, बिहार ठीक, बिहार विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में ये क्या थे, यानी बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी, ठीक, बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग जो था, यानी विभाग के ये जो थे यानी अध्यक्ष पद, ये अध्यक्ष भी थे, यानी बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। तो यानी ये क्या थे, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद पर, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति भी इनकी हुई थी, अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक, यानी अध्यक्ष पद पर ये नियुक्ति हुए थे। तो यानी आप कह लीजिए कि अध्यक्ष पद पर ये नियुक्ति हुए थे या अध्यक्ष पद पर कार्य भी किए थे, यानी अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था, या इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था, ठीक, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। उसके बाद अगला जो तथ्य बनेगा, ये सन 1952 ईस्वी में, सन 1952 ईस्वी में, ठीक, सन 1952 ईस्वी में ये भारत, ठीक, यानी सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे, यानी भारतीय संसद के सदस्य के रूप में भी इनको यानी सदस्य मनोनीत, ठीक, मनोनीत किए गए थे, मनोनीत किए गए थे, ठीक, यानी सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे, कौन, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला जो तथ्य है इनके संबंध में, वह है ये भारत सरकार के गृह विभाग में सलाहकार के रूप में भी काम किया था, यानी ये भारत सरकार में, ठीक, भारत सरकार में ये कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी, भारत सरकार के गृह विभाग, यहाँ पर थोड़ा और समझ लिए, यानी भारत सरकार में के गृह विभाग में हिंदी के सलाहकार के रूप में इनको, यानी हिंदी सलाहकार, ठीक, हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक, यानी क्या है, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किए गए थे, ठीक। अगला जो तथ्य होगा इनके जीवन से संबंधित, वह होगा कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, यानी मृत्यु जो है, मृत्यु आप कह लीजिए निधन, ठीक, इनका निधन कब हुआ था, तो इनका जो निधन हुआ था वह हुआ था क्या, यानी 24 अप्रैल सन, ठीक, 1974 ईस्वी को, ठीक है, 1974 ईस्वी को, कहाँ, मद्रास में, ठीक, मद्रास में हुआ था, यानी इनका देखिए जन्म इनका कहाँ हुआ, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में, उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई, मद्रास में हुई थी, ठीक। अब इनके और भी कुछ ऐसे विशेष तथ्य हैं, जैसे इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे, तो हम यहाँ पर पुरस्कार को भी देख लेते हैं। तो इनके पुरस्कार, यानी इनको पुरस्कार के रूप में, यानी प्रमुख पुरस्कार किस पर
प्राप्त हुआ था। तो इनके हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं प्रमुख पुरस्कार, ठीक है ना, पुरस्कार, यानी इनको प्रमुख पुरस्कार कौन कौन सी रचनाओं पर प्राप्त हुआ। तो जैसे इनको प्रमुख पुरस्कार किन किन रचनाओं पर, जैसे इनकी पहली रचना थी वह थी कौन, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक, कुरुक्षेत्र पर, यानी कुरुक्षेत्र रचना पर इनको काशी नागरी प्रचारी, ठीक, काशी नागरी प्रचारणी, ठीक, काशी नागरी प्रचारणी सभा, कहां से, उत्तर प्रदेश, ठीक, पुरस्कार मिला था। उसके बाद दूसरी जो रचना थी इनकी साहित्य अकादमी, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 में। तो यानी क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी जो था ये मिला था किस पर, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, ये संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको 1900, ठीक, यानी क्या है 1959, ठीक, 59 ईस्वी में क्या मिला था, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक। उसके बाद क्या है, अगला जो तीसरी रचना है, तीसरी रचना जो थी इनकी वह थी जिस पर इनको क्या है कि पद्म भूषण मिला था, ठीक, यानी तीसरी इनकी रचना जो थी वह थी क्या, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इनको क्या 1900, यानी तीसरा जो पुरस्कार इनको मिला था वह मिला था क्या, यानी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद कौन, भारत के प्रथम यानी जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनको क्या मिला था, यानी इनको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, यानी इनको मिला था 1959 में ही, यानी 1959 में ही, ईस्वी में ही क्या मिला था, पद्म विभूषण, ठीक, पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला था 1959 में ही, इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था, पद्म विभूषण। उसके बाद चौथा पुरस्कार इनको क्या मिला था, तो जाकिर हुसैन के द्वारा इनको, यानी जाकिर हुसैन, ठीक, जाकिर हुसैन के द्वारा, जाकिर हुसैन के द्वारा, ठीक है, जाकिर हुसैन के द्वारा इनको, ठीक है ना, इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली थी, यानी इनको मिली थी क्या, डॉक्टरेट, ठीक, यानी डॉक्टरेट की मानद, यानी डॉक्टरेट की क्या इनको मिली थी, मानद उपाधि मिली थी, ठीक, यानी डॉक्टरेट की इनको क्या मानद उपाधि मिली थी। पांचवा जो इनको मिला था इन्हें पुरस्कार, तो गुरु महाविद्यालय द्वारा इनको विद्या वाचस्पति की पदवी प्राप्त हुई थी, यानी क्या, गुरु महाविद्यालय के द्वारा इनको क्या है, महान वाचस्पति की विद्या, यानी विद्या वाचस्पति का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी विद्या वाचस्पति का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद इसी क्रम में अगला जो पुरस्कार इनको मिला था, यानी अगला जो पुरस्कार इनको मिला था राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा साहित्य चूड़ामणि, ठीक, राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा, राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा कब मिला था, यानी राजस्थान, यानी क्या 1968 में, 1968 में राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको यानी जो मिला था वो मिला था साहित्य चूड़ामणि, कौन सा, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला था, ठीक। तो यानी कुछ इनके यहाँ पर पुरस्कार थे। अब एक बार हम पहले क्या रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर जो है
और भी अभी पुरस्कार हैं, तो इसको यहाँ से हटा करके फिर देखिए आज हम पढ़ रहे हैं किसको, रामधारी सिंह दिनकर को। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था क्या 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक, उसके बाद पिता का नाम क्या, रवि सिंह, जो एक किसान थे। माता का नाम मनरूपा देवी, ठीक, जो एक क्या थी, गृहिणी थी। क्या थी, गृहिणी थी, एक गृहिणी थी। उसके बाद शिक्षा इनकी क्या थी, तो ये बीए उत्तीर्ण करके उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्या हो गए, प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी, यानी पद को भी सुशोभित, बिहार के जो क्या है विश्वविद्यालय, बिहार में जो विश्वविद्यालय है उसके हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष पद को भी ये सुशोभित किए। उसके बाद सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य के रूप में भी इनको चुना गया, मनोनीत किया गया। भारत सरकार के गृह विभाग हो क्या, ठीक, गृह विभाग होम मिनिस्ट्री में, यानी इनको हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद इनका निधन 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को कहाँ हो गया, मद्रास में हो गया। ठीक, उसके बाद इनको कुछ प्रमुख पुरस्कार भी मिला है, जिसमें कुरुक्षेत्र पुरस्कार पर, यानी क्या कुरुक्षेत्र रचना पर इनको काशी नागरी प्रचारणी सभा पुरस्कार मिला है। उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको 1959 में क्या मिला, यानी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1959 में इनको क्या मिला, पद्म विभूषण पुरस्कार मिल गया। उसके बाद जाकिर हुसैन के द्वारा, यानी जो जाकिर हुसैन ठीक भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। उसके बाद गुरु महाविद्यालय के द्वारा इनको विद्या वाचस्पति की उपाधि मिली। राजस्थान विद्यापीठ के द्वारा इनको साहित्य चूड़ामणि की उपाधि प्राप्त हुई। तो अभी और भी इनके कुछ शेष बचने हैं, तो यहाँ पर हम इसको मिटा करके फिर इनके कुछ और भी मूल पुरस्कार हैं उसको हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से इनको पुरस्कार प्राप्त हुए थे। ठीक, तो आज हम अपने इस क्लास में किसको पढ़ रहे हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो रामधारी सिंह दिनकर से के जीवन से संबंधित विशेष तथ्य, तो उसी क्रम में देखिए छठा, तो 7वां जो पुरस्कार इनको मिला है, 7वां जो पुरस्कार मिला उर्वशी रचना पर, किस पर मिला है, उर्वशी रचना पर। ठीक, उर्वशी रचना पर इनको पुरस्कार मिला है। कब मिला है, और ये मिला है क्या, 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला इनको, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, किस रचना पर, उर्वशी। तो ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये थोड़ा मोस्ट है। उसके बाद अगला जो है 8वां उसी पुरस्कार क्रम में, तो यानी क्या 1952 में राज्यसभा के सदस्य के यानी पद पर ये 3 बार चुने गए थे। ठीक, तो यानी इनको क्या है 1952 ईस्वी, ठीक है ना, ईस्वी में 1952 ईस्वी में ही इनको राज्य सभा के सदस्य, ठीक, राज्यसभा के सदस्य के लिए, ठीक, चुने गए और ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे, और ये ठीक 3 बार, और ये 3 बार सदस्य भी रहे इसके। ठीक है, ये 3 बार की क्या है, सदस्य भी रहे। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा, इसको रिपीट करके उसके बाद फिर हम देख लेते हैं। देखिए उर्वशी रचना पर दिनकर जी को क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1952 ईस्वी में ये, ठीक, राज्यसभा के सदस्य के लिए चुने गए और इस पद पर ये 3 वर्ष 3 बार कार्य किया, यानी 3 सदस्यीय कार्य किया, यानी 3 पंचवर्षीय इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको मिटा करके इनके कुछ प्रमुख मूल रचनाएं देख लेते हैं। ठीक, ये कि दिनकर जी की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं
और किस सन में कौन कौन सी रचना इन्होंने लिखी है। तो प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम अपने इस क्लास में दिनकर जी को पढ़ रहे हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल जो YouTube पर उपलब्ध है ज्ञान गुरु हिंदी 97 के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करने का भी प्रयास करें। तो आइए उसी क्रम में हम देखते हैं दिनकर की प्रमुख रचनाएं, यानी तो इनकी क्या प्रमुख रचनाएं। ठीक, दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे इनकी प्रमुख रचना क्या, पहली है रेणुका जो 1935 में। ठीक, यानी अब तो हम इसी रचनाओं में हम पहले क्या देखेंगे, काव्य रचनाएं, मतलब काव्य रचनाएं। तो हम पहले देख रहे हैं किसको, काव्य रचनाएं। इनकी कौन कौन सी काव्य रचनाएं हैं, किसकी, दिनकर जी की। तो देखिए पहली रचना क्या है, रेणुका। पहली रचना है रेणुका और ये कब है, 1900, ठीक है ना, 1935 में इसकी रचना, इसका रचना काल क्या था, 1935 ईस्वी में। उसके बाद दूसरी रचना क्या है उसी क्रम में, हुंकार। कौन है, हुंकार। हुंकार कब है, यानी हुंकार जो है 1939 ईस्वी में। ठीक, तीसरी रचना इन्हीं की है, यानी रसवंती। ठीक, रसवंती है, ये कब है, 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब, यानी इसका यानी रचना काल क्या था, 1940 में। चौथा क्या है, द्वंद्व गीत। तो द्वंद्व गीत अगली रचना, तो इसका जो है यानी क्या, ये भी 1940 में ही है। ठीक, उसके बाद पांचवी रचना जो है इनकी वह है कुरुक्षेत्र, जहां से भूने मनुष्य शीर्षक कविता ली गई है। ठीक, तो ये कुरुक्षेत्र रचना क्या, 1946 है, 1946। उसी क्रम में अगला यानी क्या, छठवीं रचना है प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य जो रचना है यह कब है, यानी प्रबंध काव्य जो रचना, ठीक, यानी कुरुक्षेत्र एक कुरुक्षेत्र जो है एक प्रबंध काव्य है। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र क्या है, एक ब्रेकर में आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये क्या है, प्रबंध काव्य है। ठीक, ये क्या है, प्रबंध काव्य है। ठीक, ये एक प्रबंध काव्य है। छठी रचना है समसेधिनी, यानी इस क्या है, सामधेनी। इनकी अगली रचना क्या है, सामधेनी है। ये कब है, 1947, एक वर्ष बाद इसी की। अगली जो सातवीं रचना है इनकी रसिम रथी, जो क्या है, एक खंड काव्य है। रसिम रथी जो है क्या, 1952 में है। ये कब है, 1952। ठीक, यही इनका एकमात्र क्या है, यह है खंड काव्य। ये क्या है, खंड काव्य है, रसिम रथी। ठीक, रसिम रथी क्या है, खंड काव्य है। अगला फिर क्या है, आठवां उसी क्रम में है नील कुसुम। ये कब है, यानी नील कुसुम 1954 में है, 2 वर्ष बाद, 1954 में है। उसके बाद फिर क्या है, नौवां उसी क्रम में नील कुसुम दिल्ली रचना है। दिल्ली रचना जो है यह क्या है, 1954। उसके बाद 10वीं रचना है उसी क्रम में, काव्य की जो रचना है वह है उर्वशी, और इसी पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये कब, 1961। ठीक, उसके बाद और उर्वशी क्या है, एक गीत नाट्य है। ठीक, ये क्या है, गीत नाट्य है। गीत नाट्य मतलब गाया जाने वाला नाटक है। ठीक, तो यानी गीत नाट्य है। उसी क्रम में 11वीं रचना जो इनकी है, यानी 11वीं जो है परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा।
और परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है, या परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है, यह क्या है 1936 में है। ठीक, ये क्या है 1936 ओ 1956 सॉरी 1956 में। ठीक, उसी क्रम में अगला जो यानी क्या है, अगली जो रचना है इनकी वह है यानी 12वीं रचना उसी काव्य में आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें जो रचना है यह कब है 1964। उसके बाद 13वीं रचना हारे को हरिनाम। हारे को हरि नाम। ठीक, हारे को हरि नाम। उसके बाद इसका समय नहीं मिलता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है 14 धूप के धान। ठीक, धूप का धुआं। ठीक है ना, धूप का धुआं, इसका रचना काल मिलता है, यानी यह जो है 1951 में है। यह क्या है 1951 में। उसके बाद 15वीं रचना है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते। ठीक, ये क्या है नीम के पत्ते। ठीक, उसके बाद इसका भी रचना काल नहीं है। उसके बाद 16वीं रचना इनकी जो है वह इतिहास के आंसू। इतिहास के आंसू। इतिहास के आंसू, और यह रचना कब है 1951 में है। ठीक, तो ये तो थी इनकी काव्य रचनाएं। ठीक, यानी दिनकर जी की ये क्या थी, काव्य रचनाएं थी। तो एक बार हम क्या रिपीट कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। यानी जैसे आज हम क्या है दिनकर की प्रमुख रचनाएं इसमें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दिनकर की प्रमुख काव्य रचनाएं। ठीक, इसमें पहली रचना रेणुका जो किस सन में लिखी गई 1935 में। दूसरी हुंकार 1939 में। तीसरी रसवंती 1940 में। चौथी द्वंद्व गीत 1940। कुरुक्षेत्र 1946। सामधेनी 1947। रसिम रथी 1952 जो एक खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है। नील कुसुम 1954। दिल्ली 1954। उर्वशी 1961। और ये गीत नाट्य, इसी पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा 1956। आत्मा की आंखें 1964। हारे का हरिनाम, इसका रचना काल नहीं मिलता। धूप का धुआं 1951। नीम के पत्ते, इसका रचना काल नहीं है, रचना है। हरे क्या इतिहास के आंसू 1951। तो ये तो थी इनकी काव्य रचनाएं। तो यहाँ पर हमने पहले काव्य रचना देखा, उसके बाद अब इन्होंने कुछ काव्य के साथ गद्य की रचनाएं भी लिखी हैं। तो काव्य के साथ गद्य की रचनाएं भी देख लेते हैं। तो इनकी कौन कौन सी गद्य की रचनाएं हैं उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि दिनकर जी काव्य की रचनाओं के साथ गद्य के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी से अटूट यानी प्रेम किया है। तो यहाँ पर अगले क्या है हम देखेंगे, अब क्या है गद्य की रचनाएं। तो अब जैसे काव्य की रचना देखा, उसी क्रम में हम देखेंगे क्या गद्य की रचनाएं। गद्य की रचनाएं। ठीक, गद्य की रचनाएं। अब दिनकर की गद्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो जैसे इनकी पहले जो गद्य की रचना वह मिट्टी। मिट्टी, ठीक, मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर। ठीक, और ये कब 1946। 1946। ठीक, उसके बाद अगला जो है अर्धनारीश्वर। 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 ठीक, ये कब है 1952। 1952 ईस्वी में। ठीक, उसी क्रम में अर्धनारीश्वर रेती के फूल। तीसरा जो है वह क्या है रेती के फूल। ये कब है, यह जो है 1954। 1954। उसके बाद चौथी जो रचना है वह है हमारी सांस्कृतिक
ठीक, हमारी सांस्कृतिक एकता और हमारी सांस्कृतिक एकता जो है या 1956 में हो, इसका रचना काल हुआ था। उसी क्रम में क्या है, पांचवी रचना है बेनुवन। ठीक, कौन सी है, बेणुवन। बेणुवन ये कब है, 1958। ठीक, उसके बाद 1958 है उजली आग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक, 6 कौन सी है, उजली आग। उजली आग जो रचना है यह क्या है, 1956 में है। ठीक, उजली आग। उसके बाद राष्ट्रभाषा और क्या है, राष्ट्रीय एकता। अगली जो रचना है राष्ट्रभाषा और, ठीक, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता यह कब है, यह जो है 1958। ठीक, 58 में है। उसके बाद उसी क्रम में 8वीं जो रचना है गद्य की, वह क्या है, धर्म नैतिकता। ठीक, धर्म नैतिकता और विज्ञान। धर्म नैतिकता और विज्ञान यह कब है, 1959 में ही है। ठीक, ईस्वी में ही। उसके बाद अगला जो है वट, उसी क्रम में 9वां, यानी क्या, वट पीपल है। ये कब है, 1961 ईस्वी में। अगला जो है 10वां, वह है क्या, साहित्यमुखी है। साहित्यमुखी ये कब है, 1968 में है। उसके बाद 11वीं जो गद्य की रचना, आधुनिकता का बोध। आधुनिकता का बोध ये कब है, 1973 ईस्वी में। ठीक, ये कब है, 1973 ईस्वी में। ठीक, तो ये तो थी इनकी गद्य रचनाएं। अब इनका एक यात्रा साहित्य है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इनका एक है यात्रा साहित्य। यानी यात्रा पर भी इन्होंने एक साहित्य लिखा था, उसका नाम था क्या, देश विदेश। इनका जो यात्रा साहित्य हुआ क्या है, देश विदेश। ठीक, देश विदेश। उसके बाद इनकी भाषा क्या थी, इसको भी थोड़ा हम जान लेते हैं। इनकी भाषा जो थी खड़ी बोली थी। क्या थी, खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली थी। शैली क्या थी इनकी, दिनकर जी की शैलियां क्या थी, तो इनकी 3 शैली थी। पहली थी वो कौन, विवेचनात्मक। दूसरी जो थी वह की क्या थी, समीक्षात्मक। और तीसरी इनकी शैली थी भावात्मक। ये जो शैली थी, ठीक, विवेचनात्मक। आइए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा क्या है, यानी ये तीसरा पेज था, तो तीसरे पेज में हमने क्या पढ़ा, तीसरे पेज में हमने पढ़ा क्या है कि यानी गद्य की रचनाएं किसकी, दिनकर जी की। तो गद्य की कौन सी रचना है, पहले इनकी मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेणुवन 1958, उजली आग ये मोस्ट रचना है। उसके बाद अर्धनारीश्वर ये भी मोस्ट है। ठीक, ये भी मोस्ट रचना है। उजली आग 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1900, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, वट पीपल ये भी मोस्ट। ठीक, क्या 1961 में, साहित्यमुखी 1968 में, आधुनिकता का बोध 1973 में। उसके बाद इनका एक यात्रा साहित्य है, कौन सा, देश विदेश। दिनकर की भाषा क्या है, खड़ी बोली है।
शैली कौन कौन सी है? विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक। तो आज हमने दिनकर के जीवन से संबंधित विशेष तथ्यों को पढ़ा है। ठीक, यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद। अगले ऑनलाइन क्लास में हम आपको अगले यानी क्या है लेखक को पढ़ाऊंगा। ठीक।